हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ इस सारी जर्नी को देख रहे होंगे। तो आज जो है वो हम एक मेजर गौरव आर्या की वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। और मेजर गौरव आर्या की वीडियोस देखना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है इन वीडियो से। जो रीसेंट अफेयर्स चल रहे होते हैं दुनिया में पूरी, तो हमें ये वीडियो देखकर काफ़ी नॉलेज भी मिलती है और उनकी वीडियो बताने के स्टाइल को भी हम काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि किस तरह वो चीज़ें एलेबोरेट करते हैं। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यार ठीक है, 2-4 रुपए यहाँ से भी बच जाएं, 5-6 रुपए वहां से भी मिल जाएं, क्या बुरा है? लूटो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं मौलवी, मस्जिदों से, कि किसी को बिल देने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने मीटर तोड़ रहे हैं। एक लड़की का सर साफ कर दिया उन्होंने क्योंकि उसने हिजाब पहना लेकिन बीच में से बाल निकल गया। कितना बड़ा क्राइम कर। नहीं, हम अलग मुल्क नहीं मानेंगे, हम थोड़ा सा कम चाउमीन खाएंगे, हम एक मुल्क कम खा लेंगे, लेकिन ताइवान को हम नस्ते नाबूद। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं एंड तक देखें क्योंकि एंड में मैं खोलूंगा शी जिनपिंग और चाइना की पोल। ठीक है जी, शी जिनपिंग की खुल गई पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, यह स्टोरी है। लेकिन सबसे पहले चीन का जो सपोला है पाकिस्तान, चलिए फ्लाइट पकड़ते हैं। आप अपने अपने एयरपोर्ट से मेरे साथ आइए, हम लोग साथ में भाइयों फ्लाइट पकड़ेंगे और चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पे बैठा है डॉक्टर आरिफ अलवी। और डॉक्टर आरिफ अलवी कौन है? पाकिस्तान का राष्ट्रपति। और पाकिस्तान में गरीबी का यह आलम है कि लोग बिजली के बिल के चक्कर में खुदकुशी कर रहे हैं। लोगों ने खुदकुशी करना शुरू कर दिया है। वहां पे लोग हाय तौबा मचा रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं, नौकरियां नहीं है वहां पे। चीजों की जो दाम है, चीजों के खाने पीने की चीजों के दाम, वो दोस्तों आसमान छू रहे हैं। और यहां पे भाई कह रहा है राष्ट्रपति पाकिस्तान का, मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ये कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। इसके लिए सब फ्री है राष्ट्रपति भवन, इसकी बिजली फ्री, इसकी गाड़ी फ्री, इसका खाना फ्री, सब कुछ फ्री। लेकिन लालची देखो, ये इसने जब इमरान खान का मामला हुआ था ना, ये इमरान खान का बिल्कुल सगा है, ये इमरान खान के गाने गाता है। अगर ये इमरान खान के समय में इतना कुछ करता, राइट, और अपनी लॉयल्टी बिल्कुल फिट रखता है इमरान खान के लिए, चाहे राष्ट्रपति भी था, तो लोग एक बार समझते इस बंदे को हर जगह से गालियां पड़ रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला भी गालियां दे रहा है क्योंकि वो जो आर्मी एक्ट में फेरबदल करना था ना पार्लियामेंट में, उसको उसने हां बोली, फिर जाके झूठ बोल दिया, मैंने तो हां बोली नहीं। तो ये इस टाइप का आदमी है। देखो, अभी अपनी तनख्वाह कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है, मैं जरा विस्तार में इसको जलील करता हूं। ये आदमी कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ाओ। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, अगर ये सिर्फ लालची होता ना, तो मैं कहता चलो सिर्फ ये लालची आदमी है, ये लालची है, ठीक है, इंसान लालच कर लेता है कभी कभी। ये सिर्फ लालची नहीं है, ये फ्रॉडिया भी है, ये 420 भी है, और ये पाकिस्तान का राष्ट्रपति। बिल्कुल ठीक बंदे को बनाया राष्ट्रपति पाकिस्तान ने, बाय द वे, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। अब देखो इसकी अभी की तनख्वाह कितनी है, ये देखो भाई साहब, इस भाई की अभी की तनख्वाह है 8,46,550 रुपए महीना। 8,46,550 रुपए महीना। अच्छा, सुनने में बहुत ज्यादा लगती है दोस्तों, लेकिन है नहीं क्योंकि पाकिस्तानी रुपए में है, ये पाकिस्तानी रुपए में है, तो ऐसे कुछ खास खास पैसे। लेकिन पाकिस्तान में 8 लाख फिर 8 लाख है। ये क्या कह रहा है, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं, ये जियो न्यूज का आर्टिकल है जो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। ये देखिए, wants a 2-step raise to 10,24,325। अब ये कह रहा है कि भाई साहब देखो, मुझे ना 2 बार रेस चाहिए। अब इसने रेस का क्या बोला, यानी कि तनख्वाह में बढ़ोतरी चाहिए। तनख्वाह में बढ़ोतरी इसको कब चाहिए? ये कहता है 1 जुलाई 2021 को ये चाहता है उस दिन से मेरी तनख्वाह हो जाए 10,24,325 रुपए। और फिर कहता है कि दोबारा मेरी तनख्वाह, ये सब बीते दिनों की बात कर रहा है कि आप 3 साल पहले मेरी बढ़ा चुके हो, उतना बकाया पैसा तो समझ रहे मेरी बात। रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में पैसा मांग रहा है चोर। अब यह कह रहा है कि अब मेरी तनख्वाह जो है, और फिर उस बड़ी तनख्वाह पे जो 10,24,000 की बात कर रहा है, फिर कह रहा है कि जुलाई 1, 2023 से मेरी तनख्वाह कर दो 12,29,190 रुपए। समझ लो, ये डायरेक्टली 4 लाख रुपए पर मंथ, ये बेसिकली डबल करवा रहा है अपनी सैलरी। मतलब 50% हाइक की बात कर रहा है। 8 लाख से कह रहा है मेरी 12 लाख कर दो, मोटा मोटी 50% हाइक वन शॉट। एक ऐसा आदमी जिसका कोई काम नहीं है, पूरे दिन अपना ऐवान सदर में बैठ के इसको अय्याशी करनी है,
यही आदमी था जिसने पूरी कोशिश करी थी कि इमरान खान को किसी तरीके से बचा ले, और पाकिस्तानी कंफ्यूज हो गए क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन भारत में इतनी बार हो चुका है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, हर जगह होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तो नाम है नो कॉन्फिडेंस, लेकिन पाकिस्तानियों ने कभी देखा नहीं था। पाकिस्तानियों को पता नहीं था ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, तो उन्होंने बोला इमरान खान के साथ साजिश। ओ बेवकूफों, कोई साजिश वाजिश नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, भारत में हो चुका है, और भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। फिर बोला साहब इसको पैसे दिए, इसको पैसे दिए, ये करके, ये जो मर्जी चीज हो, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपना वोट कास्ट कर दिया तो कर दिया, कहानी खत्म हो गई। दैट इज हाउ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वर्क्स। और पाकिस्तानियों को पता ही नहीं बात, तो ड्रामा इसके बीच में ये सब था। आरिफ अलवी जो अब ये कह रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, तनख्वाह बढ़ाओ। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान में इतना बुरा हाल है, तनख्वाह तो बढ़ा रहा ही है। पाकिस्तान में पता है क्या हाल हो रहा है, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे। मैंने पहले बताया था ना, 30,000 की तनख्वाह वाला, उसका 20-25 हजार रुपए बिजली का बिल। अब वो कह रहा है कि मैं बूढ़े माँ बाप को अस्पताल कैसे ले जाऊं यार, उसको दवाइयां कैसे दूं, मैं बच्चों की फीस कैसे दूं। वो आदमी ये कह रहा है कि भाई घर पे बच्चे क्या खाएंगे रात को, इसका पता नहीं है, किसी का कुछ पता नहीं। लोग जाके जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जो होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो घर तक बिजली पहुंचाती हैं, और भाई उनके अधिकारियों को सड़क पे पीट रहे हैं लोग, उनके ऑफिसों में हमला कर रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फांसी, जहर, छत से कूदना, ये सब पाकिस्तान में रोज के रोज हो रहा है। लोग दर्जनों के हिसाब से अपनी जानें दे रहे हैं बिजली के बिल की वजह से। कई लोग तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जिसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं ना, सिविल डिसोबीडियंस, मस्जिदों से ऐलान कर रहे हैं मौलवी, मस्जिदों से, कि किसी को बिल देने की आवश्यकता नहीं है। लोग अपने मीटर तोड़ रहे हैं, हथौड़े लेके अपने मीटर तोड़ दिए कि ना रहेगा मीटर, ना रहेगी रीडिंग, और ना रहेगी रीडिंग ना रहेगा बिल। तो भाई लोगों ये चल रहा है पाकिस्तान में। उसके बीचों बीच, इतने कलेश के बीच में आरिफ अलवी कह रहा है कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दो, 8 से 10 करो, 10 से 12 कर दो, और आज से नहीं 2021 से, तो यानी कि इसको लाखों दर लाखों रुपए एक शॉट में मिल जाए। ये लालची आदमी है, और ये है सदर पाकिस्तान का यानी प्रेसिडेंट। आपने कभी भारत में सुना है कोई राष्ट्रपति कह रहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दो? कोई प्रधानमंत्री को सुना है अपने 75 साल में जो कह रहा है मेरी तनख्वाह बढ़ा दो? देखिए मैं आपको बताता हूं, खास मानसिकता होती है, ये खास मानसिकता है कि लूट लो, चूस लो, हड्डियों से गूदा निकाल लो, क्योंकि उसको पता है कि कुछ समय के बाद वो राष्ट्रपति ने, वो कह रहा है जो फायदा उठा सकता है। और वैसे भी करोड़ों अरबों उसमें वैसे लूटे होंगे इसने पक्के से, क्योंकि पाकिस्तान में रीत है लूटने की, इसने भी लूटे होंगे आरिफ अलवी ने। लेकिन ये कह रहा है कि ठीक है यार, ठीक है, 2-4 रुपए यहां से भी बच जाएं, 5-6 रुपए वहां से भी मिल जाएं, क्या बुरा है, लूटो, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। दोस्तों महासा अमीनी का याद है आपको? वो ईरान की लड़की जो थी जिसने हिजाब नहीं पहना था, फिर पुलिस ले गई, फिर उसको कस्टडी में उसकी डेथ हो गई, फिर काफी अरेस्ट हुए ईरान में, काफी प्रोटेस्ट हुए, और कई महीनों दर महीनों तक ये हल्ला वल्ला चला, और काफी लोग गायब हो गए। ये सब अब क्रैकडाउन हुआ है, क्रैकडाउन हुआ है यार ईरान में। अब क्या हो गया कि उसका जो वकील था उसने किसी फॉरेन मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे दिया। उस लड़की के जो वकील था उसने किसी फॉरेन मीडिया आउटलेट को इंटरव्यू दे दिया। अब उसके पीछे पड़ गए लोग, अब उससे जवाब तलब कर रहे हैं। तो एक तो वकील साहब को मैं कहना चाहता हूं, बेवकूफ तुम हो ईरान में क्यों, तुम ईरान में क्यों हो? ये तो पागल है वहां पे मौलवी मौलाना, वो तो निपटा देंगे तुम्हें। तुम ईरान में हो क्यों, पहली चीज ये। दूसरी चीज यार एक बात बताओ, मेरी शिकायत ईरानियों से नहीं है, कम से कम वो सच्चे तो हैं इस मामले में। उनको जो लगता है वो करते हैं, चाहे उसमें मौत हो जाए, जो हो जाए करते हैं। ईमान के तो सच्चे हैं ईरानी इसमें, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं यार, मुझे नहीं पसंद है ईरान का सिस्टम, लेकिन एटलीस्ट दे आर ऑनेस्ट पीपल। हमारे यहां तो डिसऑनेस्टी इतनी है, हमारे यहां जिसको कहते हैं मुनाफकत इतनी ज्यादा है, हिपोक्रेसी इतनी ज्यादा है कि मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कर्नाटका में हिजाब वाला किस्सा हुआ ना, हुआ हिजाब वाला किस्सा। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इंडिया खराब, मोदी खराब, बीजेपी खराब, आरएसएस खराब, हिंदू खराब, सब बुरे, XYZ हो गया, आया मजा। अब देखो ईरान में कई लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, कई लोग मर जाते हैं इस हिजाब के चक्कर में। हमारे वाले चुप, हमारे वाले चुप। मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आप ये बोलेंगे कि भाई साहब, मेजर साहब एक बात बताओ यार, वो तो इंडिया वाले इंडिया के ऊपर बोलेंगे, ईरान में क्या चल रहा है इनको क्या मतलब, यही बोलोगे ना आप कि भाई ईरान में जो हो रहा है ठीक है, हम तो हमारे देश में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ईरान में क्या हो रहा है। क्योंकि यह मामला इस्लामोफोबिया से शुरू हुआ दोस्तों, इसकी जड़ इस्लामोफोबिया है अकॉर्डिंग टू देम, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया में, कि भाई मुस्लिम्स के खिलाफ एक इर्रेशनल फियर है, एक हेट्रेड है, राइट। और मुसलमान हर जगह दुनिया में एक है, ऐसा ये लोग भी कहते हैं।
जो मुस्लिम के लीडर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आम मुसलमान की बात नहीं कर रहा। तो भैया मेरा आपसे एक सवाल है, अगर सब लोग एक हैं और ये जो है कर्नाटक में जो हुआ वो इस्लामोफोबिया था, तो जो ईरान में हो रहा है वो इस्लाम से मोहब्बत हो रही है क्या? आप लोगों को बुर्के के चक्कर में मार रहे हैं, हिजाब के चक्कर में मार रहे हैं, जेल में डालते हैं, पुलिस आती है, लड़की हिजाब नहीं पहनी, ठीक है, लड़की हिजाब नहीं पहनी, पुलिस सड़क पे केनिंग कर रही है, केनिंग कर रही है, बेंत लेके पिटाई हो रही है औरतों की सड़क पे, पकड़ पकड़ के, और उसमें औरतें भी हैं पुलिस में और मर्द भी हैं, पकड़ के पीट रहे हैं, तुमने हिजाब नहीं पहना, तुमने हिजाब नहीं पहना। एक लड़की का सर साफ कर दिया उन्होंने, मुंड दिया सर अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि उसने हिजाब पहना लेकिन बीच में से बाल निकल गया एक। कितना बड़ा क्राइम कर दिया उस लड़की ने, देखो कितनी गंदी है वो लड़की, उसका इतने से बाल दिख गए थे ऐसे निकले हुए हिजाब से, टीचर ने उसका सर मुड़ा दिया। अब बोलो, लेकिन हमारे हिंदुस्तान से कोई बोलेगा ये लेफ्ट लिबरल गैंग? ये कभी नहीं बोलेगा, ये कभी नहीं बोलेगा। फ्रांस ने क्या करा? फ्रांस ने बोला हिजाब बैन, बंद कर दिया फ्रांस ने, बंद कर दिया फ्रांस ने, और भारत को भी करना चाहिए। अब मैं पूछता हूं क्यों? फ्रांस ने बोला कि क्रॉस भी बैन, वो क्रिश्चियन कंट्री है सेक्युलर, लेकिन ज्यादातर लोग क्रिश्चियन है, उसने बोला क्रॉस भी नहीं पहन सकते, भागो यहां से, तुम कुछ नहीं कर सकते, जो चीज धर्म का चिन्ह है वो तुम नहीं पहन सकते, हटाओ यहां से, नहीं पहन सकते तो नहीं पहन सकते। मैं भी हिजाब के बारे में ये कहता हूं, मेरा भी हिजाब के बारे में दोस्तों एक राय है, और जो मुस्लिम भाई बहन सुन रहे हैं, मैं आपसे कहता, अगर कुरान शरीफ में लिखा है कि औरत को हिजाब पहनना है, ठीक है, तो हम समझ सकते हैं कि ये मजहब का हुक्म है, ये इस्लाम का हुक्म है, फिर मैं मानने को तैयार हूं, फिर मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन कोई अभी तक ये नहीं बता पाया कि कुरान शरीफ में लिखा है कि औरत को हिजाब पहनना चाहिए। फिर कह रहे हैं ये वाली हदीस, वो वाली हदीस, फलानी हदीस। हदीस तो 300 400 500 साल के बाद भी लिखी गई। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के मरने के 300 400 500 साल भी बाद हदीसें लिखी गई, वो तो किसी ने क्या लिखी किसको क्या पता भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो मोटी मोटी बात यह है कि जैसे सिखों में केश है, वो हुक्म है, कच्छा, कृपाण, कंगा, कड़ा, ये हुक्म है, ये ऑप्शन नहीं है सिखिज्म में। सिखिज्म में ये हुक्म है कि ये तुम्हें रखने हैं, ये बाल तुम्हें लंबे रखने हैं, दाढ़ी तुम्हें रखनी है, ये सिखों पे हुक्म है, गुरुओं का हुक्म है। और अगर हुक्म है तो फिर उसको नहीं टाल सकते। लेकिन एक बात बताइए, मैं देखता हूं खुद पाकिस्तानी बड़ा यार, इंडिया में ना बड़ी बड़ी यार दिक्कत हो रही है यार, बड़ी इंडिया में यार, कर्नाटक में हिजाब नहीं पहनने। और वो जो पाकिस्तानी फीमेल एंकर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, फालतू में फेमस हो जाएगी, वो जो पाकिस्तानी एंकर खुद नंगे सर बैठ के टेलीविजन पे इतने सालों से एंकरिंग कर रही है, उस दिन भी उसके सर पे कपड़ा नहीं था, और वो हिजाब के बारे में कह रही है कि नहीं हिजाब, इसका मतलब भारत की सरकार जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है। वो बहन फिर तूने क्यों नहीं पहना? क्योंकि इस्लाम का कानून तो सारे मुसलमानों पर बराबर है ना दुनिया में, तूने क्यों नहीं पहना? बता, इसका मतलब तुझे भी जेल में डालना चाहिए। वो बंदा पाकिस्तानी टीवी एंकर, क्लीन शेव बिल्कुल, ठीक है, कोई दाढ़ी नहीं, कुछ नहीं, क्लीन शेव, वो बात करेगा कि किस तरीके से भारत में यह बोल दिया कि एनसीसी का एक कैडेट, उसको दाढ़ी नहीं रखने दी। क्या इस्लाम में दाढ़ी हुक्म है? मेरा यह सवाल है, क्या इस्लाम में दाढ़ी हुक्म है? क्या कुरान शरीफ में लिखा है कि तुम्हारे, अगर है तो आयत मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर कुरान शरीफ में लिखा है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, और नहीं लिखा तो फिर ये चूचू पुपू मत करो, क्योंकि देश का संविधान भी कुछ होता है ना कि नहीं होता। दोस्तों अब आप तैयार हो जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए, सीट बेल्ट अपनी बांध लीजिए, हम फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं बीजिंग, ठीक है। वीजा की कोई जरूरत नहीं है, मेजर का नाम ले देना, फ्री एंट्री है वहां पे। लेट्स गो, चलो। अच्छा, 5 महीने तक लगातार, ये 5वां महीना है कि चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप कर रहा है। वो देश, दोस्तों वो देश जहां पे इंडस्ट्रियल आउटपुट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है भाई, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। 5 महीने लगातार, हमने एक बार कवर करा था ना इसी प्लेटफॉर्म पे, डिफ्लेशन हो रहा है उनकी इकोनॉमी का। अब वहां पे क्या है कि इंटरनल कंजम्पशन इतना है नहीं, कोविड की मार है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ड्रॉप हो रहा है, बाकी सब चीजें वहां पे धीरे 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 सर्विसेज सेक्टर को मार पड़ रही है। दोस्तों चीन में इतना हलवा बन गया है शी जिनपिंग का कि अब इसको देखो, मैं आपको बताता हूं 2-3 चीजें। ये नक्शा फक्शा जो निकाला था ना, कल हमने डिस्कस करा था कि इसने अरुणाचल को भी ले लिया, ये सब कर क्यों रहा है? ये जो शी जिनपिंग है, ये गया है फंस। और ये किस प्रकार से फंस गया?
ये दोस्तों इस प्रकार से फंस गया कि इसकी इकोनॉमी की रेड़ लग गई है। अगर देसी में समझाऊं आपको, प्योर देसी में, इसकी इकोनॉमी की रेड़ लग गई है दोस्तों। इसके पास पैसा नहीं है। और आपको पता है जितना चाइना का जीडीपी है ना, उससे 300-400% ज्यादा चाइना के लोन हैं जो चाइना को वापस करने हैं। चाइना कैसे वापस करेगा लोन? और लोन पे तो ब्याज लगता है। अब चाइना की इकोनॉमी खड़क रही है। रियल एस्टेट मार्केट चाइना का कलैप्स कर रहा है। बड़ी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी धड़ाम धड़ूम गिर रही हैं दाएं बाएं। चाइना में गोस्ट सिटीज हैं। ये फोटोग्राफ देखिए चाइना की, ये गोस्ट सिटीज हैं, यानी कि भूतिया शहर। चाइना ने पैसे उधार लेके शहर के शहर खड़े कर दिए भाई साहब, शहर के शहर खड़े कर दिए। रहने वाला कोई नहीं है। भूतिया शहर चाइना में, खरीदने वाला कोई नहीं है, शहर के शहर खड़े कर दिए। कैसे? क्योंकि प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे क्या हुआ है कि लोगों ने लोन लिया। उनको बोला कि तुम लोन ले सकते हो, उन्होंने दबा के लोन लिया। उन्होंने ये बिल्डिंग वैनिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं इसको अंग्रेजी में दोस्तों, वैनिटी प्रोजेक्ट्स। वैनिटी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? वो प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें कि आपको अपनी शान और शौकत के लिए आप बनाते हैं। ठीक है, तो आपने बनाया कि अरे ये हमने $1 अरब की बिल्डिंग बनाई है, देखो। अगर तुमने 1 अरब की बनाई, 2 अरब की बनाई, तुमने 2 अरब की बनाई, 2.5, 3, 4, 5, ये चाइना में ड्रामा लग गया कि एक से बढ़कर एक हम बिल्डिंग बनाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे कि देखो चीन की कितनी तरक्की है। लेकिन उस बिल्डिंग में रहने वाला कोई नहीं है, टाइम फिश, एंड ऑफ स्टोरी। तो अब क्या करेगा शी जिनपिंग? अब क्या करेगा? पहले ही लोग सड़क पे आ गए थे। आपने वो वीडियो देखे होंगे पुराने, आपने देखे नहीं वीडियो? हम आपको थोड़ी सी स्क्रीन ग्रैब दिखाते हैं वीडियो के, पूरा वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, स्क्रीन ग्रैब दिखाते हैं आपको। कौन से वीडियो का? जब कोविड के समय चाइनीज सड़क पे आ गए थे क्योंकि आपने उनके घर पे लॉक लगा दिया था। पुलिस से भिड़ गए थे लोग चाइना में कोविड के चलते कि भाई साहब तुमने मजाक कर रखा है, घर के अंदर हमें वेल्डिंग कर दी थी, सिर्फ ताले नहीं लगाए बाहर। जो लोहे या स्टील के ताले होते हैं ना, कुंडे होते हैं घर के बाहर, कुंडे में वेल्डिंग कर दी उन्होंने कि निकल ही ना पाए बाहर। अब किसी का बच्चा बीमार, यार क्या करेगा आदमी? अस्पताल नहीं ले जाएगा बच्चे को, अंदर ही रहो बंद तुम। ये चाइना ने करा था। हार्श एंड रिप्रेसिव मेजर्स वर टेकन अगेंस्ट द पीपल ऑफ चाइना। अब चाइना के लोग भड़क रहे हैं शी जिनपिंग पर। नौकरियां नहीं है चाइना में, बेरोजगारी है दोस्तों। मैं बता रहा हूं, इसका शी जिनपिंग का फट गया ढोल, बीच बजरिया खुल गई पोल, ये बात तय है। तो शी जिनपिंग का क्या हुआ कि अब रियल एस्टेट सेक्टर कलैप्स, बैंक कलैप्स हो गए, जॉबलेस हैं लोग, नौकरियां नहीं है। अब ये क्या करेगा यार इसमें? बताओ, कोई भी होगा क्या करेगा? ध्यान भटकाएगा ना, ध्यान भटकाएगा। आपको अमेरिका से खतरा है, आपको भारत से खतरा है, यही तो डायलॉग मारेगा। तो आप एक नक्शा निकालते हैं, आप एक नक्शा निकालते हैं, ये पूरी तरीके से जानते हुए कि भाई साहब ये जो नक्शा है ना, इसको देख के भारत से रिएक्शन आएगा, अमेरिका से रिएक्शन आएगा, ताइवान से रिएक्शन आएगा। आप वो रिएक्शन लेने के लिए ही वो नक्शा जारी करते हैं। और आपने एक बार नक्शा जारी कर दिया, उसके बाद रिएक्शन उसका आया, और जैसे रिएक्शन आया आपने लोगों को दिखा दिया कि देखो चीन खतरे में है, भारत भी आंखें दिखा रहा है, अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है, और ताइवान कह रहा है हम तो अलग मुल्क हैं। क्या भाइयों और बहनों, क्या हम ताइवान को अलग मुल्क मान लें? नहीं, हम अलग मुल्क नहीं मानेंगे। हम थोड़ा सा कम चाउमीन खाएंगे, हम एक मोमो कम खा लेंगे, लेकिन ताइवान को हम नस्ते नाबूद कर देंगे। अरे वेरी गुड। सब भूल गए कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्रॉप हो गया, सब भूल गए कि सर्विसेज सेक्टर कोलैप्स हो गया, सब भूल गए चाइना में कि सब रियल एस्टेट फुफ बोल गया, बिल्कुल है, बैंक धड़म बोल गए, सब भूल गए। अब सब बदले की भावना से निकल गए कि चीन की इज्जत बचानी है। यही शी जिनपिंग का प्लान है और यही शी जिनपिंग कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा एपिसोड खत्म होता है। अगर इस वीडियो की बात की जाए तो इस पे जो है वो हम 3 चीज़ों पे जो है वो मज़ीद डिटेल में बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक हिजाब हो गया, दूसरा बिजली के बिल हो गए, और तीसरा जो है वो चाइना से रिलेटेड सारी सिचुएशन। तो सबसे पहले अगर हिजाब की बात कर ली जाए तो नो डाउट जो एक इस्लाम रिलीजन है उसमें इस चीज़ का कहा जाता है कि जो फीमेल्स हैं उनको हिजाब करना चाहिए। लेकिन इस्लाम जो है ना, एक रिलीजन और एक जो आपका काम है, वो दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। यानी आप इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते आपस में। और दूसरा इस्लाम की ही ये एक लाइन है, जिसे कहते हैं ना, ये जो पढ़ाया जाता है हमें, उसमें ही ये एक लाइन है कि दीन में जबर नहीं है। यानी इसकी अगर हम आपको थोड़ा मफ़हूम बताएं तो वो ये है कि आप दीन में किसी पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। ये इस्लाम कहता है कि अगर आपको कोई फ़ोर्सफुली इस्लाम कबूल करने के बाद या फ़ोर्सफुली कोई चीज़ करने को कह रहा है तो वो गलत है। नो डाउट इसमें ये है कि आप एक चीज़ बता सकते हो कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। जैसे कि जो इस्लाम में जो हुक्म दिए गए हैं वो आपको बताने चाहिए कि ये इसमें हुक्म है, आपको ये करना चाहिए। लेकिन आप वो चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते।
क्योंकि अगर देखा जाए तो कोई भी रिलीजन है, हम स्पेसिफिकली इस्लाम नहीं कह सकते, कोई भी रिलीजन है अगर उसकी बेसिक में चले जाएं तो वो हमें बेसिकली ये चीज़ सिखाती है कि आपने कैसे जो है वो पुरअमन तरीके से जो है वो सारी सिचुएशंस को हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ आ जाती है। और इसमें यही आ जाता है कि मतलब देखा जाए तो हिजाब जो है वो ज़रूरी है हिजाब करना, लेकिन अगर हम देखते हैं कि कोई नहीं कर रहा तो इस पे हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, हम उसके ऊपर ना उसको जज कर सकते हैं कि मतलब इसने क्यों हिजाब नहीं किया हुआ। क्योंकि हम इस्लाम की या रिलीजन की किसी भी रिलीजन की बात करें तो रिलीजन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल का गॉड से एक कॉन्टैक्ट है, यानी उसमें कोई तीसरा बंदा इन्वॉल्व नहीं हो सकता। यानी जो उसका गॉड से रिलेशन है वो हम नहीं जानते, हम उसको जज नहीं कर सकते कि अगर उसने ऐसी ड्रेसिंग की है तो शायद वो अपने गॉड से करीब नहीं है। लेकिन अगर उसका क्या पता हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो रिलीजन या गॉड से। बात यह है कि इंसान एक अलहदा चीज़ है और खुदा एक अलहदा चीज़ है। यहाँ पे इस तरह से सिचुएशन है कि लोगों ने खुदा अपने आप को समझ लिया है कि जो सवाल खुदा ने आपसे करने हैं लोगों ने वो सवाल लोगों से खुद करना शुरू कर दिए हैं। नमाज का सवाल, हिजाब का सवाल, ये वाले सवाल सारे खुदा के सवाल हैं कि वो इंसान से करें, जबकि इंसानों ने यही इंसानों से ये सवाल करना शुरू कर दिया। और वही इंसान कर रहे हैं जो खुद इस्लाम इतना फॉलो नहीं करते। यानी अगर हम देखें ना कि जो लोग इस चीज़ पर बात कर रहे हैं या इसके ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं वो ख़ुद कितना इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल भी ये चीज़ नज़र नहीं आएगी कि वो ऐसा कुछ फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत दुख होता है इस तरह की चीज़ें देख के, जब ये ब्रूटल एक्शंस देखने को मिलते हैं कि अब जैसे अगर मेजर बिल्कुल माइनर सा उसका बाल नज़र आ रहा था तो उन्होंने पूरी यानी लड़की के बाल उतरवा दिए या कत्ल हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, तो बहुत बुरा लगता है। इसको देखकर इनकी कोई एप्रिसिएशन नहीं बनती, ना ही इनको, बल्कि इनसे सवाल ही किया जाएगा कि इन्होंने ये ऐसा क्यों किया। और दूसरा ये कि अगर सबसे जो अहम चीज़ आती है वो आती है कि आपका माइंडसेट कैसा है, कि आप चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हो या कैसे उनके बारे में सोच रहे हो। तो वो एक चीज़ जो है उसमें भी एक यानी बेसिक तालीम की कमी आ जाती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि अफसोस के साथ ये हर वीडियो में ये बात कहनी पड़ती है कि तालीम की बहुत ज़्यादा कमी है और यानी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर हम उनकी जो स्टार्टिंग में उन्होंने बात की आरिफ अलवी को लेकर, उस पर बात करें तो ये देखा जाए अगर जो पाकिस्तान की इस टाइम सरकमस्टांसेस या कंडीशंस हैं कि इतनी महंगाई हो गई है, चीज़ों के रेट्स इतने बढ़ गए हैं, बिजली के बिल इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को अब ये नहीं समझ आता कि अगर हम आज अपनी चीज़ें ज़रूरत की लें तो कल हमारे पास लाने के लिए पैसे होंगे या नहीं। तो ये है कि यानी यहाँ पे वो इंडिविजुअली तौर पे अपने बारे में सोच रहे हैं कि उनकी तनख्वाह ऑलरेडी इतनी ज़्यादा और वो सोच रहे हैं कि मज़ीद इसको कैसे ज़्यादा किया जाए, जबकि आवाम के पास खाने के लिए खुराक मौजूद नहीं है और उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। अगर हम उनके ओहदे के लिहाज से बात करें कि वो एक प्रेसिडेंट हैं और 8 लाख पाकिस्तानी रुपए के लिहाज से इतने ज़्यादा नहीं भी हैं, लेकिन स्टिल अगर उनका गुजारा हो रहा है इतने पैसों में, गुजारा नहीं तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो रह रहे हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट हाउस मिलता है, फिर उनके बिजली के बिल नहीं होते, उनको गाड़ी मिलती है, जो एक अवाम के पास बेसिक रोटी पानी नहीं है। तो ऐसे सदर को अपनी अवाम की खिदमत के लिए चाहिए कि वो कहें मेरी तनख्वाह में से आप पैसे काट लें, लेकिन अवाम को उनके बेसिक राइट्स मिलें, या उनको चाहिए कि मैं अवाम के लिए फ्री खाने का इंतज़ाम करूं, गरीब अवाम की मदद कैसे करूं, बजाय इसके वो अपना फ़ायदा और अपना बेनिफिट सोच रहे हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि किस मुकाम पर आ गए हैं। और इसके साथ ही साथ अगर चाइना में सारी सिचुएशन की बात की जाए तो जिस तरह से उन्होंने बताया कोविड की सारी जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा जो है नो डाउट वहाँ पे खानों का अगर देखा जाए कि खाने इस तरह से होते हैं कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वायरसेस वगैरह जो है वो हमें प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिले हैं। और काफ़ी उनका ये एक्शन हमें देख के अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने जिस तरह लॉक कर दिया सब कुछ कोविड के टाइम पे कि लोग बाहर आ ही ना सकें। अगर कोई बीमार है तो वो घर में चाहे उसकी डेथ हो जाए लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता। और इसके अलावा उन्होंने वहाँ के आजकल के इकनॉमिकल हालात की बात की, तो अब वहाँ की इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होने के करीब आ रही है, उनको काफ़ी लोन्स पे करने के लिए बाकी हैं, जो इस वजह से चाइना जो है वो डिफरेंट स्टेप्स ले रहा है ताकि उनकी मदद करें दूसरी कंट्रीज़ आकर। तो इसमें चाइना की जो हिपोक्रेसी है उसको उन्होंने बात की। तो बाकी ये है कि इस हवाले से जो भी आपके पास या जो भी आप हमारे साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें वो शेयर कर सकते हैं, या अपनी थॉट्स या जो भी आप इस सारे सिनेरियो के लिहाज से सोचते हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।